Assalamu alaikum friends, I'm your tax host and tax host Anthony Williams, and we were talking about yesterday that Asad Umar, our finance minister of the federal government of Pakistan, presented a money bill, a mini budget, a amendment in the budget, annual budget that was presented in May. He proposed some of the amendments yesterday, 18th September, and we'll be discussing that. कल असद उमर साहब ने मिनी बजट प्रेजेंट किया। बेसिकली जो मई में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने बजट प्रेजेंट किया था उसमें कुछ चेंजेस उन्होंने किए, कुछ टैक्सेस में चेंजेस की, कुछ और बातों में चेंजेस की। तो उसके लिए उन्होंने एक और फाइनेंस बिल पेश किया, फाइनेंस बिल अमेंडमेंट 2018। तो आज हम उसको देखेंगे। नॉर्मली हम टैक्स दोस्ती की वेबसाइट से स्टार्ट होते हैं, लेकिन आज हम FBR की वेबसाइट पर हैं, fbr.gov.pk. We are on FBR website, and the reason is that we want to see at the actual finance bill 2018, and that is only available authentically on the FBR website, which is called the Finance Supplementary Amendment Bill. अगर आपने, क्योंकि बहुत सारी इंटरनेट पे, व्हाट्सएप पे बहुत सारी फेक न्यूज़, जाली न्यूज़ चल रही होती है, तो सही जो न्यूज़ देखने का टैक्स रिलेटेड है उसकी वेबसाइट है FBR। और हम बेसिकली ये जो कल बिल नेशनल असेंबली में प्रोड्यूस हुआ है, ये वो बिजली का बिल नहीं है, बल्कि ये वो कागज़ है, ये वो डॉक्यूमेंट है जो फिर कानून बनता है। तो इससे पहले कि वो कानून बने तो उसको बिल कहते हैं, और इसका नाम है फाइनेंस सप्लीमेंट्री अमेंडमेंट बिल 2018। तो वी विल क्लिक ऑन दिस एंड इट विल टेक अस टू दिस डॉक्यूमेंट। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आप इस बिल पर आ जाएंगे। तो ये है बिल, और इसका नाम है फाइनेंस सप्लीमेंट्री अमेंडमेंट एक्ट 2018। एक चीज़ याद रखें कि जब गवर्नमेंट कोई भी टैक्स के लॉज को चेंज करती है, तो टैक्स के लॉज में सिर्फ इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स नहीं आता, उसमें कस्टम ड्यूटी का एक्ट भी आता है, और भी लॉज हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के नीचे आते हैं, तो उन सब पे होता है। This act, the purpose of this act is to amend the taxation laws, which not only include the income tax law, the sales tax law, but also the custom act and other federal excise duty, other acts that are under the control of the federal government. So today we'll be talking specifically about the changes that Asad Umar proposed yesterday, and which will become law when once National Assembly, the Senate and the President sign this bill. तो आज हम जो है ना, इस पूरे डॉक्यूमेंट में इसमें कस्टम एक्ट और कवानीन का भी जिक्र है, लेकिन आज हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में जो चेंजेस की हैं, कल असद उमर ने सितंबर 18 को अपनी नेशनल असेंबली की स्पीच में उनको डिस्कस करेंगे। और वो ये बिल जो है नेशनल असेंबली में प्रपोज अभी उन्होंने किया है, नेशनल असेंबली से पास होगा, फिर सेनेट पास करेगी, और फिर प्रेसिडेंट साइन करेंगे, तो ये कानून बनेगा। तो हम देखते हैं जी कि ये क्या चेंजेस है इसमें। जैसे मैंने आपको कहा, सेल्स टैक्स का भी जिक्र है, और आगे हम चलते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम इनकम टैक्स पे आ गए। तो ये वो अमेंडमेंट्स हैं जो उन्होंने प्रपोज की हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का जो कानून है। द अमेंडमेंट्स दैट वी विल बी डिस्कसिंग आर दोज दैट आर प्रपोज्ड फॉर द लॉ ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001. One thing to remember is that a lot of amendments were proposed by the previous government on May 2018, when they gave the annual budget for the year 2018-19. Now Asad Umar, the finance minister of this government, has proposed certain amendments. In those amendments, and they have proposed to change some of the things that were proposed in the last finance act. So we will be discussing that. तो यहाँ पे वो जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी और प्रपोज की थी,
तो जो है ना उसको ये लोग जो है ना अपने हुकूमत की प्रायोरिटीज़ और ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक जो है ना ठीक करना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट चीज़ जो है, अच्छा एक और चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ जो आप स्क्रीन के ऊपर ये डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट ऐसा है कि इसमें सिर्फ वो अल्फाज आपको नज़र आएंगे जो कानून में चेंज किए जा रहे हैं। जो चेंज नहीं हो रहे वो यहाँ नहीं नज़र आएंगे, वो जो है ना कानून की जो किताब है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 वो आपको वहाँ नज़र आएंगे। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज दैट वी हियर द टेक्स्ट दैट यू आर सीइंग are only those words that are being changed in the income tax ordinance 2001. The complete law, you can't see the complete law here. You can see it in the ordinance 2001. So I'll be explaining the concept as well as the reason of the change. तो हम देखते हैं कि एक सेक्शन ऐड हुआ है, उसका नाम है 214E, उसका है क्लोजर ऑफ ऑडिट। और इसमें बेसिकली कहा गया है कि एक सेक्शन जो इस साल मई 2018 में ख़त्म कर दिया गया था 2014C को, वो ये था कि जो शख्स आखिरी तारीख के बाद अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करता है, सपोज करें 30 सितंबर 2018 आखिरी तारीख है, तो उसके बाद जो टैक्स रिटर्न फाइल करेगा वो ऑटोमेटिकली ऑडिट में आ जाएगा। तो पिछले साल वो सेक्शन आया था, इस साल वो सेक्शन ख़त्म हो गया था, तो उस सेक्शन के तहत बहुत सारे लोगों को ऑडिट के नोटिस आए हैं। और यहाँ पे एक एमनेस्टी स्कीम दे दी है गवर्नमेंट ने कि जो है ना उस ऑडिट को आप क्लोज करा सकते हैं अगर ये शराइत पूरे हों, यानी कि एक तो पहले आपको ऑडिट का नोटिस आया हो, दूसरा अभी कमिश्नर ने आपका केस डिसाइड ना किया हो जिसको सेक्शन 122 कहते हैं, तीसरा ये कि 31 दिसंबर 2018 यानी कि इस साल के आखिरी दिन से पहले आप अपनी टैक्स रिटर्न को रिवाइज करें और 25% हायर टैक्स दें। सपोज करें कि आपने 100 रुपये टैक्स पे किया था जब आपकी टैक्स रिटर्न आपने फाइल की थी, अब आप ऑडिट में आ गए हैं लेकिन अभी आपके ऑडिट का फैसला नहीं हुआ, तो आप 125 रुपये जो है ना पे करें और जो है ऑडिट से आपको एमनेस्टी मिल जाएगी। ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये और कुछ फिर इसमें और बातें उन्होंने की हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है, द फर्स्ट क्लॉज दैट हैज़ बीन एडेड इज क्लोजर ऑफ ऑडिट। The government last year added a section that was 214C that it removed in May 2018, and that section was automatic selection of audit if a person files his tax return after the due date. So basically now the government has given an amnesty scheme for all those people who have gotten notice in the last year starting from July 2017 to May 2018. In this period, if you have gotten a notice saying that you have been selected because you filed your previous tax return after the due date, so you got a notice under 214C, so then and your case has not been decided by the commissioner who has given you the notice, so you can get amnesty by filing your revised tax return for that previous year for which you got the notice before 31st December of this year 2018 by paying 25% higher tax than as declared by you in your return, which means that if you paid 100 rupees for your tax return that you filed of 2017 after the due date, now you can revise your tax return and file your tax at the amount of 125 rupees, which is 25% higher, and you will get that amnesty scheme. And there is some other points also that they have explained and about the audits section 177 and so forth. Going forward, the second number change, जो दूसरे नंबर पे जो चीज़ उन्होंने की है, एक नया सेक्शन मई 2018 में ऐड हुआ था कि 1 जुलाई 2018 से जो है ना कोई भी नॉन फाइलर जो है ना प्रॉपर्टी 5 मिलियन यानी 50 लाख से ज़्यादा नहीं खरीद सकता,
और जो है क्या कहते हैं वो गाड़ी रजिस्टर नहीं कर सकता अपने नाम पे, ना इंपोर्ट कर सकता है। तो वो था सेक्शन 227C, तो उसको ओमिट कर दिया। ओमिट करने का मतलब है कि उसको रिमूव कर दिया। अब ये जब कानून बनेगा, अब आज के दिन तो नहीं, लेकिन अगर ये सपोज करें 1 अक्टूबर को ये कानून बन जाता है, तो जो है ना आप 1 अक्टूबर से गाड़ी भी ले सकेंगे और प्रॉपर्टी 5 मिलियन से ज़्यादा की ले सकेंगे। द सेकेंड क्लॉज is the removal of section 227C. Section 227C was inserted in May 2018 Finance Act, and it prohibited, it banned non-filers in Pakistan from buying property that was more than 5 million rupees, 50 lakh rupees, more than 50 lakh rupees, and registering cars in their name or buying new cars or importing cars. So now that section has been omitted, and when this bill becomes a law, for example on 1st of October, then from that day you can buy, even if you are a non-filer, you have not filed your tax return, so you can file your, you can buy your car and property. Now moving to first schedule, इनकम टैक्स लॉ के डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, सेक्शंस में मुख्तलिफ कानून बताए होते हैं, और फिर रेट्स वगैरह, टैक्स वगैरह के रेट्स जो है ना वो जो है ना दिए होते हैं फर्स्ट शेड्यूल में। तो यहाँ जो है ना कुछ रेट्स चेंज हुए, तो उन्होंने कहा है कि जो रेट्स इम्पोज हमने किए हैं हर इंडिविजुअल पे जो सैलरीड नहीं है, यानी बिजनेस इंडिविजुअल है या उसका रेंट आता है, अदर देन सैलरीड इंडिविजुअल, उसके रेट्स कुछ ऐसे होंगे। द रेट्स फॉर non-salaried individuals, that is business individuals, or you may be earning income from rent, or you may be earning from shares and investment profit. So for all those people the rates are as follows. सबसे पहले अगर 4 लाख से, if you earn for the full year, पूरे साल के लिए 4 लाख से कम earn करते हैं तो you don't have to pay any tax. फिर आगे अगर आप 4 लाख से ज़्यादा लेकिन 8 लाख से कम पूरे साल में कमाते हैं, तो जब तक आप पूरे साल में 8 लाख को क्रॉस नहीं करेंगे तो 1000 आपने पे करना होगा। सो व्हेन यू अर्न मोर देन 400,000 but less than 800,000 or exactly 800,000, so you just have to pay 1,000 rupees for the whole year as income tax. Going forward, if you earn more than 800,000 but less than 12 lakh rupees for the year, for the complete year, then you only have to pay 2,000 rupees. अगर आपकी 8 लाख से कम है, 8 लाख से ज़्यादा है और 12 लाख से कम है, या 12 लाख एग्जैक्ट है, तो आप 2000 पे करेंगे। अब जब 12 लाख से बढ़ेगी तो 12 लाख और 24 लाख के दरमियान ये फार्मूला लगेगा कि 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 12 लैक्स, जिसका मतलब है कि अगर आपकी तनख्वाह 20 लाख रुपए है तो 12 लाख से ज़्यादा और 24 लाख से कम है, तो 20 लाख में आप पहले तो 12 लाख माइनस कर देंगे, तो पीछे रह गए 8 लाख। 8 लाख पर आप 5% कैलकुलेट करेंगे, और जो है ना 5% कैलकुलेट करेंगे, 40,000 रुपये बन जाएगा। 40,000 रुपये आपका इनकम टैक्स है जो आपने पे करना है। द फोर्थ स्लैब ऑफ इनकम इज व्हेन यू अर्न मोर देन 12 लाख रुपीज पर ईयर बट लेस देन 24 लाख रुपीज per year. So for example, if you earn 2,020,000 lakh rupees per year, then you have to calculate like this, that first you subtract 12 lakhs from 20 lakhs, which the remaining balance is 8 lakh rupees, 0.8 million. So you multiply, you get 5% of 8 lakh rupees, which comes to 40,000 rupees. So you have to pay 40,000 rupees as your total income tax liability for the year. And the table goes on that if you earn more than 2,40,000, then a fixed amount of 60,000 you have to pay, and above the amount you apply this percentage. अगर आप 24 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं, 30 लाख से कम कमा रहे हैं, तो 24 लाख, अगर आप 25 लाख कमा रहे हैं तो 24 लाख पर आप 60,000 देंगे, और 1 लाख जो ऊपर है, 25 लाख जो 30 लाख से कम है, उस 1 लाख पे 15% अप्लाई करेंगे तो 15,000, तो 60,000 जमा 15,000 आप जो है क्या कहते हैं उस पर पे करेंगे, ये बन जाएगा 75,000। तो इस तरीके से ये वो रेट्स हैं जो नॉन सैलरीड पर्सन पे लगेंगे, और ये वो रेट्स हैं जो अब
सैलरीड पर्सन पे लगेंगे। सैलरीड पर्सन कौन होता है? जिसकी टोटल इनकम जो है उसका 50% से ज़्यादा जो है ना सैलरी से आ रहा होता है। और कोई सोर्स भी हो सकता है कि आपको कोई छोटा मोटा बिजनेस भी हो, लेकिन आपकी जो मेजॉरिटी इनकम है वो सैलरी से आ रही है। सैलरीड पर्सन इज डिफाइंड एज अ पर्सन हुज total income consists of more than 50% of salary, meaning that the majority of your source of income is salary, and then you become a salaried person. For that these are the rates. ये वही रेट्स है कि 4 लाख से कम 0, 8 लाख तक 1000, 12 लाख तक 2000, और फिर 12 से 25 लाख के दरमियान 5% जो है ना जितना भी होगा, और इसी तरह सब कुछ आप सेम तरीके से कैलकुलेट करेंगे जैसे बिजनेस इंडिविजुअल का। सिर्फ रेट्स में कुछ फ़र्क है, ये रेट्स थोड़े से कम हैं एज कम्पेयर टू उनके। अच्छा जी, सो द रेट्स फॉर सैलरीड पर्सन आर कंप्यूटेड इन द सेम वे, एंड द इनिशियल स्लैब्स आर जस्ट लाइक द वन फॉर बिजनेस इंडिविजुअल्स. You can see 0% for under 400,000, between 800,000, 1,000, then till 1200,000, 2,000 rupees, and then going above that 5% between this amount, and if going above 25,000 lakh rupees, then 65,000 fixed plus 15% of the amount falling between 400,000 and 2,50,000. The only difference is the rates are a bit lower. Those rates go up to 29%. These rates go up to 25%. So they have been given some relief. अच्छा जी, इसी में रेट्स चूँकि हम फर्स्ट शेड्यूल में हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के फर्स्ट शेड्यूल में है, तो उसका एक पार्ट है जहाँ पे पार्ट 4 है, जहाँ पे दिया हुआ था कि जी जो नॉन फाइलर हैं जब वो बैंक में डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे, क्रॉस चेक लिखेंगे, तो वो 0.4% पे करेंगे जितनी भी अमाउंट वो बैंक से किसी और को पे करेंगे। यानी कि 1 लाख का चेक बनाएंगे क्रॉस चेक या जो भी, तो आप 400 रुपये पे करेंगे, तो उसको उन्होंने अब 0.6 यानी 600 रुपये कर दिया। तो 1 करोड़ रुपए पे 6,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप नॉन फाइलर हैं। और उसमें ये होगा कि आप चाहे डिमांड ड्राफ्ट बनाएं, चाहे कोई भी बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट, कोई LC खोलें, कुछ भी करें, तो आपको ये पैसे पे करने पड़ेंगे। फिर फर्स्ट शेड्यूल के बाद another thing, we are in first schedule, so part 4 relates to tax rate on non-filers on banking transactions. So the previous rate was 0.4%, which means that if you were a non-filer in Pakistan, you didn't file your tax return annually, you're a non-filer, so if you used any banking instrument that is cross-checked, demand draft or an LC, you would pay 0.4% on the amount you were paying to your supplier. For example, if you are paying 100,000 rupees, you would have to pay 400 rupees. Now that rate has been increased to 0.6, that is 600 rupees. So you will be paying 600 rupees to as a non-filer, and if you are paying 10 million to someone, you will be paying 6,000 rupees as income tax, as advance income tax to the government, and that will not be refundable because you are a non-filer. The only way to refund is become a filer. तो अगर आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपसे टैक्स कट रहा है बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे नॉन फाइलर, तो उसका एक ही हल है कि फाइलर बने, और फिर जो है ना ये जितना भी टैक्स आपसे कटा है जो 0.6% के हिसाब से होगा, तो वो जो है आप क्लेम बैक करें। Now we move to the second schedule. Second schedule is a part of the income tax law which states out clearly who is exempt from tax. So you will find many industries as well as salaries of ministers, governors and judges and army personnel in this schedule, and as well as welfare organizations and different departments, private and public departments, who are exempt. So some of the exemptions that are proposed in this Finance Supplementary Act 2018 are as follows. ये जो सेकंड शेड्यूल है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इस वक्त जहां हम खड़े हैं, तो ये मैंने जैसे कहा कि यहाँ सिर्फ जो चीज़ें चेंज हुई हैं उनका जिक्र हो रहा है। तो जो सेकंड शेड्यूल है उसमें सारी छूट बताई गई है कि, और बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि जैसे जजेस को छूट है, आर्मी पर्सनल को छूट है, वेलफेयर के इदारों को छूट है, पब्लिक इदारों को छूट है,
प्राइवेट इदारों को किस किस को जो है ना टैक्स से एग्जेम्पशन है या उसको कम टैक्स पे करना पड़ रहा है दूसरों के मुकाबले में, जिसमें वो भी शामिल है कि जी एक प्रोफेसर जो पब्लिक यूनिवर्सिटी में काम करता है उसको 40% कम टैक्स देना पड़ता है दूसरे बंदे के मुकाबले में। तो ये सारे यहाँ हैं, तो वन बाय वन मैं डिस्कस करता हूँ। बेसिकली in part 1 what they have done is that they have omitted the words the provincial governor, which means that exemption given on the allowances to provincial governor are not taxable. Previously they were exempt because he was mentioned, the position was mentioned here. Similarly in clause 52 another allowance has been also, the word provincial governor shall be omitted now. Now provincial governor's salary will be taxable. Now clause 53 relates to the salaries of ministers and parliamentarians, senators. So all of that clause has been omitted relating to travel allowance, dearness allowance, some allowances of. So if a parliamentarian is getting 500,000 as salary, he will be maybe 1 lakh of part of his salary will be taxable. तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो प्रोविंशियल गवर्नर का जिक्र है कि जी उनके कुछ अलाउंसेस जो है ना 51 क्लॉज 1 में जो है ना उन पे टैक्स नहीं होगा, तो अब उनका नाम ओमिट कर दिया गया, हटा दिया गया, तो अब उनका वो जो अलाउंस है उस पर टैक्स लगेगा, पूरी सैलरी पे तो नहीं लगा लेकिन अलाउंस। इसी तरह क्लॉज 52 में एक अलाउंस है डियरनेस अलाउंस प्रोविंशियल गवर्नर का, वो भी ओमिट हो गया, तो अब उस पर भी सैलरी। क्लॉज 53 में मिनिस्टर्स की सैलरी पे जो है क्या कहते हैं वो जिक्र था कि जी उनके डियरनेस अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस एग्जाम्प्ट है, तो वो क्लॉज हटा दिया ये वाला, तो एग्जाम्पशन हट गई। अब उनकी 5 लाख अगर तनख्वाह है तो उसमें से मेरा ख्याल है 1 लाख रुपए तक जो अलाउंसेज है उस पर उनका टैक्स लग जाएगा। गोइंग फॉरवर्ड जो है ये जो सुप्रीम कोर्ट का डैमलर बादशाह एंड मोहम्मदन डैम्स फंड है, इसका जो है ना क्लॉज 61 में शामिल किया गया है कि अगर आप इसको जो है क्या कहते हैं इसकी जो इनकम होगी, अगर इस फंड मतलब इसमें जो पैसा इकट्ठा हुआ है और वो पैसा आगे वो कहीं बैंक शैंक में रखते हैं और उस पर उनको मुनाफा आता है, तो उस पर उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, तो उनको एग्जेम्पशन मिली है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इन्होंने यहाँ बनाई है कि एक सेक्शन है 111, उसमें जो है ना बेसिकली ये होता है कि जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टैक्स वालों के नोटिस में अगर आता है तो वो आपसे पूछते हैं कि पैसे कहाँ से आए थे। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फंड में करोड़ों अरबों रुपए भी डाल देंगे तो आपसे टैक्स वाले पूछ नहीं सकेंगे कि ये पैसा कहाँ से आया। तो इस तरह एग्जेम्पशन मिल गई है इनको, पूछ के आपको मिल गई है जो इस फंड में पैसे डाल रहे हैं कि उनसे नहीं पूछा जाएगा चाहे 10 रुपए डाले कि 10 करोड़ के पैसे कहाँ से आए। तो ये इंटरेस्टिंग है। और इसी तरह अगर कोई प्रॉपर्टी डालता है एक्सक्यूज मी इस फंड में, तो उस प्रॉपर्टी पे भी जो है ना वो टैक्स बेचने वाले को खरीदने वाले पर वो वाला टैक्स इस पे नहीं लगेगा। तो इस तरह जो है उन्होंने इस फंड को कंप्लीट तौर पे एक तो इसकी अपनी इनकम पे भी जो है ना टैक्स हटा दिया और आपसे भी नहीं पूछा जाएगा अगर आप इस फंड में जो है ना इन्वेस्ट करेंगे। सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट सेट अप ए फंड फॉर बिल्डिंग दीज टू डायबलर बादशाह मोहम्मदन डैम्स एंड नाउ द गवर्नमेंट हैज गिवन exemption to the income earned by this fund. Definitely this fund is kept in a bank and it's earning interest, so any tax on that interest, that profit is now exempt from tax. And another interesting thing is that if you as a Pakistani invest any amount in this, be it 10 rupees or 10 million rupees, a section called 111 which asks you whenever you make any investments that where did you get this money or what was the source of that money. So if you make investment in this fund, the FBR will not have the power to ask you where you came up with these funds. So in a way they have given exemption. And if you donate any property other than cash, you donate any property, so any property taxes, income taxes, advance taxes will not be applied on this and you can give that property tax free. So all these advanced tax sections have also been removed for this investment if you make. So I hope that our discussion of this finance bill supplementary
that came yesterday, today is September 19, 2018, was useful for you. मुझे उम्मीद है कि टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग में आपको आइडिया हुआ होगा कि जो नेशनल असेंबली के फ्लोर पे बात हुई है उसका कम से कम इनकम टैक्स लॉ के हवाले से आप पे क्या फ़र्क पड़ा है, या आपको क्या चीज़ मालूम होनी चाहिए, क्या अवेयरनेस आपकी होनी चाहिए। ये है मकसद टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग का। टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस आर टू मेक यू अवेयर इफ यू आर अ नॉन रेजिडेंट और अ रेजिडेंट that how tax laws changes in tax law are affecting your tax line. So be a better Pakistani, be a tax filer. बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और टैक्स दोस्ती की वीडियोस देखते रहें। मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त एंड होस्ट एंथनी विलियम्स। थैंक यू।